रहीम डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की वो ऑर्गेनाइजेशंस के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो हमें इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब किसी आर्टिकल में, किसी जगह पे जब आप कोई चीज़ रीडिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये नाम आ जाते हैं। और फिर इनका ज़ाहिर है नाम आया है तो पूरा बैकग्राउंड भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो उसके लिए फिर ये जो हमारी जो फाउंडेशन लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, उनमें ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर बात करेंगे वो ये सब हैं 26। इन 26 के बारे में बहुत डिटेल में तो हम किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। वो आप लोगों के ज़िम्मे है कि आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करें। जिसकी जहाँ पे जितनी ज़रूरत पड़ती है उसको फर्दर एक्सप्लोर करें, वो आप लोगों के ज़िम्मे है। लेकिन यूएनओ के बारे में या ओआईसी के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में जब आगे चल के हम इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर कहीं पे बात करेंगे, तो उसमें फिर हम कुछ डिटेल तो इस क्लास के सिलेबस में ही हम कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिनके बारे में आप खुद से सर्च करना चाहें और ज़रूर करें, क्योंकि जाहिर है कि आपकी अपनी रिसर्च जो है वो तो हर मौके पे रिक्वायर्ड है। मैं आपको जितना भी बता दूं, जितना भी आपको मैं जो है ना वो नॉलेज दे दूं, लेकिन असल चीज़ तो आपकी अपनी रिसर्च है, आपकी अपनी रीडिंग है। तो इसलिए आप ज़रूर उस बारे में भी फोकस किया करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूएनओ। यूएनओ जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से हम टेबल की फॉर्म में ना ये चंद एक बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो है कि हर चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये अलग हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। नई चीज़ आएगी तो नई ही नया पेज आएगा तो नई चीज़ होगी। कोई इंटर रिलेटेड नहीं है ये आपस में। ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत इंटर रिलेशन तो इनका होता है। जाहिर है चीज़ों का आपस में एक ही दुनिया में चल रही हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन ये कि कोई बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले आते हैं जी यूएनओ, जिसका कंप्लीट नेम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर्स 193 हैं। दूसरे लफ्जों में पूरी दुनिया इसकी मेंबर है। हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है, जहाँ पे इसके जनरल असेंबली और सलामती काउंसिल वगैरह के इजलास होते हैं। हेडक्वार्टर इसका ये है। बाकी जो छोटे इनके ऑफिसेज हैं वो तो यूरोप में बहुत ज़्यादा और एशिया में डिफरेंट सिटीज़ में पाए जाते हैं, उनके डिफरेंट इदारों के। आगे चल के जब हम यूनाइटेड नेशंस की एक प्रॉपर लेक्चर हम लेंगे कि यूनाइटेड नेशंस असल में क्या है और उसके आगे फर्दर छोटे इदारे क्या हैं और ये पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो एक डिटेल में कंप्लीट लेक्चर होगा तो उसमें ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और ये 1945 में ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई थी तो इसका मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि जो दुनिया में जिस तरह से दुनिया एक जंग में झोंक दी गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो अब दुनिया महसूस कर रही थी कि किसी भी तरह से हम अब मजीद जंगों से बचें और पूरी दुनिया जो है वो जंगों से बचे। तो एक इदारा बनाया जाए कि जिसमें जो डिफरेंट नेशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं, उनमें जहाँ जहाँ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको नॉर्मलाइज किया जाए और किसी भी तरह से कोशिश की जाए कि जंग से बचा जाए। और कोई भी दुनिया की जो दो नेशंस हैं उनमें दरमियान में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करवाया जाए। ठीक है। तो इसके लिए फिर ये बेसिकली ये जो इदारा ह्यूमन राइट्स पे काम करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस पे इसका फोकस है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा है जी नेटो। नेटो हम कहते हैं नेटो हम कहते हैं जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। ये असल में एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 32 नेशंस में है। ये यूरोप के तकरीबन सारे कंट्रीज हैं और इसमें कनाडा और अमेरिका भी हैं, ऑस्ट्रेलिया है।
तो ये नेटो के कंट्रीज़ हैं, मतलब समझ लें कि यूरोप के सारे कंट्रीज़ तकरीबन, और यूरोप के बाहर से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और कुछ 1-2 कंट्रीज़ और हैं। 32 टोटल कंट्रीज़ हैं। ब्रसेल्स जो बेल्जियम का सिटी है, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1949 में ये बनाया गया था। ये मिलिट्री अलायंस है, और मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है कि इन सारी नेशंस ने आपस में डिसाइड किया कि जब हमारे में से किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, तो ये सारी नेशंस मिल के उसका जवाब देंगी। ये नेटो नेटो का बेसिक फिलॉसफी है। इसलिए ये एक मिलिट्री अलायंस है, और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक किया अमेरिका ने, तो वो नेटो के अम्ब्रेला के नीचे था। ठीक है? तो ये रूस जो है वो पहले इसका मेंबर था, लेकिन फिर बाद में वो विथड्रॉ कर गया था। और ये जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है रूस ने, ये यही वाला इसका बेसिक रीज़न थी कि जो अ, मतलब नेटो फोर्सेस हैं, वो नेटो फोर्सेस जो हैं वो इधर अपना हमारा जो है ना यूक्रेन यूक्रेन में नेटो फोर्सेस असल में आ गई थी, और उसमें फिर मतलब रूस को ये लगा कि जी मेरी जो एक कह लें कि मतलब मेरे कंट्री की जो एक लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। यूक्रेन में नेटो की फोर्सेस का आके बैठ जाना, ये असल में एक लम्हा फिक्रिया था रूस के लिए, कि अब ये रूस को कर्टेल करने की और रूस के ऊपर प्रेशर डालने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। असल में नेटो एक इदारा जरूर है, लेकिन असल में अमेरिका ही की इधर जलती है, और अमेरिका इसको समझ लें कि इसको डिक्टेट करता है। और जिस तरह अमेरिका चूंकि एक बहुत बड़ा पार्टनर है इस इदारे में, तो इसलिए फिर जो अमेरिका कहता है वही नेटो करता है। नेक्स्ट है जी सार्क। सार्क है जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशिया, जिसमें के 8 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये इसके मेंबर्स हैं। और ये बनाई तो गई थी कि साउथ एशिया के जो लोग हैं, जो डिफरेंट नेशंस हैं साउथ एशिया की, उनकी वेलफेयर हो, आपस में इकोनॉमिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, ताकि एक दूसरे के करीब आया जाए और एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के एक दूसरे के लोगों के फायदा वो चाहा जाए। लेकिन क्या है कि इंडिया ने इस सार्क वाले सारे मामले को, इंडिया ने इसको अब समझ लें कि इसको ना मिसयूज करना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि इंडिया इसमें ज्यादा बड़ा चौधरी बनने की कोशिश करने लगा, जैसे नेटो में अमेरिका बड़ा चौधरी है, तो इंडिया भी इसमें बड़ा चौधरी बनने की कोशिश करने लगा। तो बाकी जो कंट्रीज थे साउथ एशिया के, उनका तो इतना ज्यादा वो कोई इस मामले में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को अच्छी तरह अपोज किया। और इस वजह से फिर सार्क मौजूद तो है, लेकिन कोई खास इसकी जो है ना वो अब कोई इम्पोर्टेंस इसकी है नहीं वर्ल्ड अफेयर्स में, क्योंकि अब और नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जिनमें ज्यादा और तरीके से काम हो रहा है। इसके बाद ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये इस्लामिक कंट्रीज जितने भी हैं उनकी है, जद्दा सऊदी अरेबिया में इसका हेड ऑफिस है। 57 मेंबर्स हैं, 1969 में बनाई गई। और सारी मुस्लिम नेशंस जो हैं उनकी वेलफेयर, उनका आपस में कोऑपरेशन इस मकसद के लिए बनाई गई थी 1969 में। जो बिल्कुल समझ लें कि जो असल बेसिक मकसद ये था कि जो पैलेस्टाइन का इशू है उसके ऊपर आवाज उठाई जाए। तो इसने ऑर्गेनाइजेशन ने ओआईसी ने काफी कोशिश की अपने तौर पर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता चला गया
कि पैलेस्टाइन का इश्यू जो है वो दबता चला गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि इज़राइल अमेरिका का बगल बच्चा आप कह सकते हैं कि जी वो अमेरिका ही के सर पे इज़राइल ने जो है ना ये सारा मतलब मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, एक तरह से कह लें। तो पैलेस्टाइन के ऊपर उस तरह से आवाज़ उठाई जा नहीं सकी जैसा कि इसके लीडर्स ने सोचा था। तो ओआईसी बनाने वालों में जो 2 बड़े नाम थे, वो एक पाकिस्तान से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था और सऊदी अरेबिया से शाह फैसल था। तो इन दोनों रहनुमाओं को अमेरिका ने किसी न किसी वे में एलिमिनेट करवा दिया, ठीक है? भुट्टो को पाकिस्तानी फ़ौज के थ्रू एलिमिनेट करवा दिया और जो शाह फैसल था उसको वैसे उसको उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई और वो असैसिनेट हो गया, कत्ल हो गया। तो इस तरह करके मतलब ये है कि ओआईसी अपने शुरू वाले सालों में ही वो वाला इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकी जो छोड़ना चाहिए था। और अगर एक बिल्कुल सीधी-सी बात की जाए, तो ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, इसके अंदर इतना कोऑपरेशन नहीं है। क्योंकि दुनिया में डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ डिफरेंट एरियाज़ में हैं, डिफरेंट रीजन्स में हैं, डिफरेंट इलाकों में हैं। ठीक है? कोई एशिया में है, कोई अफ्रीका में है, ठीक है? कुछ बोस्निया टाइप ये जो हैं कंट्रीज़ छोटे-छोटे ये यूरोप में भी हैं। तो अब ये अपने-अपने रीजन्स के अंदर इतने उलझे हुए हैं अपने रीजनल मसाइल में कि ये कोई उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर पाते, जिस तरह से कि मतलब इस ओआईसी का जो है ना एक बेसिक जो एजेंडा था स्टार्ट में कि ये होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि कुछ जानबूझ के भी अमेरिका ने मुस्लिम कंट्रीज को अपने-अपने मामलात में ऐसा उलझा रखा है कि क्योंकि ज़्यादातर असल में बात सीधी-सी ये है कि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज जो है ना उनमें एजुकेशन नहीं है। अच्छा एजुकेशन नहीं है तो फिर अमेरिका अपने मीडिया के थ्रू और अपने जो आगे जो इनके एजेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में जैसे हमारे कंट्री में भी हैं जो अमेरिका के एजेंडा को लेके चलते हैं उनके थ्रू फिर ये क्या करता है अमेरिका कि किसी को बहुत मतलब गंदे किस्म के रीजनल चीजों में उलझा दिया अब जैसा कि अरब कंट्रीज हैं अरब कंट्रीज को कहा कि जी आप तो अरब हैं ठीक है बाकी मुस्लिम दुनिया से आप प्रोमिनेंट हैं क्योंकि नबी पाक आप में आए थे या इस तरह की बातें उनके माइंड में पैदा की गई और उनको अलग एक सोचने पे वो किया गया मजबूर किया गया ठीक है फिर उसके बाद जनाब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान में पता है जी कि लोग जज्बाती हैं इस्लाम के हवाले से तो यहाँ पे रिलीजियस लोगों को अमेरिका हायर करता है नाम मैं किसी जमात का नहीं लेता, किसी बंदे का नहीं लेता, किसी मौलवी का, किसी आलिम का मैं नाम नहीं लेता। लेकिन रिलीजियस लेवल पे इतना इमोशनल किया जाता है कि लोग फिर आपस में ही उलझ पड़ते हैं या अपनी हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, ठीक है? फिर इसी तरह से मलेशिया है तो उसको इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट में आके जो है ना वो दबाया जाता है। मतलब ये है कि जो भी प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको कहीं न कहीं, किसी न किसी वे में अमेरिका ने उलझा रखा है, जैसे हमारे कंट्री में जो हालात हैं आपके सामने ही हैं। और इस वजह से उलझा रखा है कि अगर ये खुशहाल हो गए, अगर ये इन्होंने यूनिटी पे सोचना शुरू कर दिया और सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने एक चलो सारे नहीं तो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ ने अगर आपस में कोऑपरेशन सही तरह शुरू कर दिया, तो फिर जैसे ही इन्होंने थोड़ा-सा खुशहाल होना है तो इन्होंने कहना है जी पैलेस्टाइन को का मसला सामने लाना है, पैलेस्टाइन को आज़ाद किया जाए। वो अमेरिका चाहता नहीं है। इस वजह से फिर ओआईसी अपना कोई ख़ास रोल परफ़ॉर्म कर नहीं पाई अभी तक
देखें आगे क्या होता है। ओआईसी के ऊपर भी हम थोड़ी सी फर्दर डिटेल में चल के आगे बात करेंगे। उसके बाद है जी एएल, अरब लीग। अरब लीग सारे अरब कंट्रीज जहाँ पे अरब रहते हैं, ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं और नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज है। तो नॉर्दर्न अफ्रीका है जिसमें सूडान और इजिप्ट और लीबिया वगैरह हैं, ये मोरक्को वगैरह, ये उधर के कंट्रीज हैं। अरब लीग एक बनाई गई थी अरब कंट्रीज पे, ये भी सारे अरब जो अरबी बोलने वाले कंट्रीज हैं, 22 कंट्रीज हैं। 1945 में ये भी बनाई गई। लेकिन ये अरब स्टेट्स का आपस में रिलेशंस की बात थी, लेकिन ये भी कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं हो सकी, क्योंकि बात फिर यही थी कि अरब लीग कोई बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकी। फिर उसके बाद ओआईसी जो कि सारे इस्लामिक कंट्रीज की है, वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकी। तो इसलिए ये भी कोई खास इसका नहीं है। आपस की कोऑपरेशन उनकी थोड़ी बहुत तिजारत आपस में है। अरब लीग का हेडक्वार्टर इजिप्ट में है, कायरो में। तो लेकिन ये कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं है ये पूरी दुनिया में। जी सेवन एक ग्रुप है, आप समझ लें कंट्रीज का। ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक ग्रुप है कंट्रीज का जो दुनिया के 7 बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं। इंडिया उसमें शामिल नहीं है। यूरोप और अमेरिका और कनाडा और इस टाइप के ये 7 कंट्रीज है। पहले बाद में ये जी8 भी बना था, रूस इसमें शामिल हुआ था, लेकिन 2014 के 15 में ये रूस इससे क्विट कर गया। तो फिर ये अगेन जी7 बन गया, 7 ही रहा। 1973 में ये ग्रुप बना था। और आप ये समझ लें कि ये दुनिया के ठेकेदारों का ग्रुप है। अगर अगर हम इसको एक सीधी सी बात करें ना, कि जी7 वो दुनिया की अमीर 3 कंट्रीज हैं जो पूरी दुनिया की फैसले करते हैं। ठीक है। अब वो पूरी दुनिया में क्या होना है, इसके फैसले करते हैं। मतलब इतने ये इन्फ्लुएंशियल है कि पूरी दुनिया का निजाम समझ लें कि इन 7 कंट्रीज के हाथ में। और इन 7 कंट्रीज को लीड करता है अमेरिका। ठीक है। क्योंकि इन्होंने हर कंट्री हर जगह पे अपने नुमाइंदे छोड़े होते हैं, और उसी उसी कंट्री के लोग जो हैं वो इनकी बात मान रहे होते हैं और इनके कहे गए काम कर रहे होते हैं। आप हमारे कंट्री की एग्जांपल ले लें। वहां पे चूंकि हर जगह पे हर कंट्री में हर इलाके में इनको अपने एजेंट मिल जाते हैं, इस वजह से फिर वो अपनी मर्जी के वहां पे काम करवाते हैं। इवन लोगों की सोचों को चेंज करवाते हैं। ठीक है। नई सोच की तरफ आने नहीं देते, पुरानी सोचों की तरफ लेके जाते हैं। नई की तरफ आने देते हैं तो नई उसकी तरफ लेके आते हैं जो इनकी अपनी फायदे की होती है। तो बहरहाल ये कि ग्लोबल इश्यूज को का सॉल्यूशन इसका एक मेन टारगेट है इस ग्रुप का। ठीक है। ये सिर्फ एक ग्रुप है, कोई परमानेंट इसका सेक्रेटरीट नहीं है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन ये है कि इनका ये 7 कंट्रीज हैं, इनमें से कहीं पे भी इनकी मीटिंग्स हो जाती हैं। हर साल के बाद इनकी मीटिंग साल में एक लाजमी होती है। कभी जरूरत पड़े तो साल में एक से ज्यादा भी हो जाती है। आगे है जी जी20। जी20 वो ग्रुप है कि जो दुनिया की डेवलपिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है। मतलब ये वो कंट्रीज हैं कि जो अभी डेवलप हो रहे हैं। मतलब ये वो कंट्रीज हैं कि जो ये समझते हैं कि जैसे इंडिया है, मतलब ये वो कंट्रीज हैं कि जो जिनकी इकोनॉमीज को बहुत बड़ी इकोनॉमीज तो नहीं है, लेकिन अब बड़ी इकोनॉमीज आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं। ठीक है। इनमें वो जी7 के भी कुछ कंट्रीज शामिल हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जी20 इसको कहा जाता है। बेसिकली तो ये इसमें 19 मेंबर्स हैं। ठीक है। रूस भी पहले इसमें था, बाद में निकल गया। तो मेरा ख्याल है कि ये निकल गया है। बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा। 19 इसके टोटल कंट्रीज मेंबर हैं, फिर एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन कोई कंट्रीज तो नहीं है, तो इसलिए फिर इसको मैंने अलग बता दिया। टोटल वैसे इसके मेंबर्स 21 बनते हैं अब। ठीक है। पहले यूरोपियन यूनियन शामिल नहीं था, अब यूरोपियन यूनियन के शामिल होने से भी ये पहले 20 का नाम रखा गया था ना, फिर अब इसको 21 कर दिया गया।
99 में ये ग्रुप बना था, आपस में कोऑपरेशन का ही ये ग्रुप है ताकि इकोनॉमीज बेहतर की जा सकें। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं जी, आसियान। आसियान ये है जी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 11 मेंबर हैं। ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिनमें कि जापान, ऊपर अगर मैप में देखें तो जापान से लेकर नीचे ऑस्ट्रेलिया तक, ये सारी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जिनका ये ग्रुप है। और ये प्रॉपर एसोसिएशन है। इसका एक इंडोनेशिया में जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। 11 कंट्रीज है, जिसमें कि ये फिलीपीन और इस तरह के कंबोडिया और लाओस और मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे इसमें शामिल हैं। 1967 में ये बनाया गया था आसियान। लेकिन ये है कि इसके ऊपर अब ये भी आसियान की तंजीम को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। चाइना भी इसका मेंबर है। चाइना भी इसका मेंबर है। ये आपस की जो ये सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान वाली साउथ ईस्ट एशियन वाली है ना, सॉरी साउथ एशिया वाली है सार्क। ऐसे ही आसियान भी रीजनल किस्म की ये तंजीम है। इसका अमेरिका इसका मेंबर नहीं है, लेकिन चाइना इसका मेंबर है। अच्छा, अब जब चाइना ने ये देखा, तो पहले तो इस तंजीम के ऊपर ना, आसियान के ऊपर चाइना का काफी इन्फ्लुएंस था। लेकिन जब चाइना ने ये देखा कि इस तंजीम के काफी ऐसे कंट्रीज हैं जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं, तो उस वक्त फिर चाइना ने अपनी जो एक अलग से बनाई हुई तंजीम है, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, वो भी आगे बात होगी, फिर उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल को उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। जब आसियान के कंट्रीज के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से चाइना अपनी सोच को आसियान में को बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था, और कई ऐसी लेजिटिमेट बातें भी होती थी, जायज बातें भी होती थी चाइना की, जो कि वो कंट्रीज नहीं मान रहे होते थे, सिर्फ इसलिए कि उन कंट्रीज के पीछे अमेरिका का हाथ था। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में अपने आप को प्रेजेंट रखता है। और जाहिर है, एक ही तरीका होता है कि बल्कि दो तरीके होते हैं कि किसी भी कोई कंट्री दूसरी जगह जाके अपना इन्फ्लुएंस डाल सके। या तो वो कंट्री कहीं किसी का अच्छा कर सकता है तो वो कर रहा है, तो वो इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए कई दफा बहुत अच्छा कर चुका है और करने का इरादा भी रखता है, तो वो हमारे यहाँ उसका इन्फ्लुएंस है। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई किसी का नुकसान करने के काबिल हो, तो भी वो इन्फ्लुएंशियल होता है। तो अमेरिका सारी दुनिया का नुकसान करने के काबिल तो है ना। तो इसलिए फिर कंट्रीज जो होते हैं छोटे छोटे, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो इस तरह से फिर वो एससीओ बनी, उस पे हम एससीओ पे बाद में बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल। एक और तंजीम है क्वाड। क्वाड का मतलब ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। बेसिकली ये भी एक ग्रुप ही की शक्ल है, जिसमें कि यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड असल में चार कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जो अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, यूएसए और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका ने ये ग्रुप बनाया है इस एरिया के, साउथ ईस्ट एशिया के इलाके का, जहां से चाइनीज शिप गुजरते हैं, ताकि उस इलाके के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाया जा सके। ये 2004 में बना है, 2004 में। इससे पहले ये नहीं था। और इंडो पैसिफिक रीजन को कहा जाता है जी स्टेबल करने के लिए ये बनाया गया, लेकिन असल मकसद ये है कि अमेरिका इस इलाके में, इंडो पैसिफिक के रीजन में अपनी हैवी प्रेजेंस रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो इस कंट्री के, इस एरिया की कंट्रीज को एंगेज करता है, वो अपने साथ अटैच करता है। और ये वही कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कि जो जिनको अमेरिका जब चाहे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और ये वो कंट्रीज हैं
जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है? और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर ज़्यादा अमेरिका का जो है इन्फ्लुएंस होता जा रहा है पिछले 15-20 साल से। तो इसीलिए फिर चाइना ने ये सोचा था कि पाकिस्तान के थ्रू रास्ता लिया जाए, और वो सी पैक जो है वो इसी वजह से ही बना रहा है पाकिस्तान के अंदर चाइना, कि वो इंडो पैसिफिक ओशन के रीजन को यूज करना ही छोड़ दे या बहुत कम कर दे, कि उसका नुकसान ना हो। आगे जी, ऑकस एक तंजीम है, ये फिर उसी इलाके की तंजीम है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ये नाम से ही जाहिर है, AUKUS, ठीक है? AU ऑस्ट्रेलिया से और के जो है वो यूके से। या आप समझ लें कि ए ऑस्ट्रेलिया का, यूके यूके का और यूएस यूएस का। तो ऑकस एक तंजीम, एक ग्रुप बनाया गया, समझ लें। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ये 2021 में अभी रिसेंटली ये बना है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने के लिए ये ग्रुप बना था। यूएस और यूके ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने के लिए ये ग्रुप बनाया था। और 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने ये जो सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर पावर्ड, ये ऑस्ट्रेलिया को दे दी हैं, और ये उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरे लफ्जों में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया भी चूंकि मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ ही है आगे, दूसरे लफ्जों में इस इंडो पैसिफिक के एरिया में ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहां पे अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो सबमरीन्स भी अमेरिका रखता है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं। दूसरे लफ्जों में, चाइना के बहुत करीब आके अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो फिट कर दिए हैं। ये सारी जो चीज हो रही है, इंडो पैसिफिक की एक्टिविटी, क्वाड है या ऑकस है या आसियान के अंदर कंट्रोल है इसका, अमेरिका का, ये इसलिए है कि चाइना फ्यूचर की सुपर पावर ना बन सके और अमेरिका के मुकाबले में ना आ सके। ये इस मकसद के लिए है। अब दुनिया इस मामले की तरफ चल रही है। अब देखें ये कितना कामयाब होता है, नहीं होता है, लेकिन बहरहाल मामला तो ये चल रहे हैं। आगे SCO, वही चाइना वाली तंजीम जो मैंने आपको बताया, कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, ये बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में ये बनाई गई थी, ठीक है ना? वो जो मैंने बताया ना आपको कि वो आसियान के अंदर जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज्यादा होना शुरू हुआ तो फिर चाइना ने ये बनाई, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें 9 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ये असल में चाइना के जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, चाइना ने ये तंजीम उनको करीब लाने के लिए बनाई है। तो इसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। इसमें ज्यादा इसी रीजन के कंट्रीज हैं, जो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और इस तरह के, ये जो चाइना के करीब करीब के कंट्रीज है ना रीजनली, ये उनके ऊपर बेस करती है ज्यादा। उसके बाद जी, एपेक। एपेक एक तंजीम है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 21 मेंबर्स हैं इसके। ये सिंगापुर में इसका हेड ऑफिस है। ये भी प्योरली इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए है। और ये एशिया पैसिफिक के कंट्रीज, असल में ये आसियान के मुकाबले में ये एक तंजीम बनाई गई थी। ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस की तंजीम थी, ज्यादा इसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस था। 1989 में ये बनाई गई थी, और इसके 21 मेंबर्स हैं। लेकिन फिर जब आसियान के ऊपर भी काफी इन्फ्लुएंस आ गया उसका, अमेरिका का, तो अब ये तंजीम भी मौजूद तो है लेकिन बहुत कम इन्फ्लुएंस है इसका। आगे कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ के 56 मेंबर्स हैं, लंदन यूके में इसका हेड ऑफिस है। 1949 में ये बनाई गई थी। ये ये बस ऐसे ही है जैसे घर में नहीं कोई बूढ़ा होता
वो बस उसकी प्रेजेंस होती है, लेकिन उसका काम कोई नहीं होता। कॉमनवेल्थ भी असल में वो तंजीम है, 56 उन ममालिक की तंजीम है जिसमें कुछ यूरोप, लेकिन ज्यादा अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज आते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। ब्रिटिश कॉलोनी जो कंट्रीज रही हैं, मतलब जहां पे कभी ब्रिटानिया की हुकूमत रही है किसी भी दौर में, जैसे हमारे यहाँ भी रही है। तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, बांग्लादेश भी, और इस इलाके के सारे कंट्रीज भी। तो 56 मेंबर्स हैं। दूसरे लफ्जों में, यूके ने ये तंजीम इसलिए बनाई हुई है कि बस अपनी पुरानी जो माजी की एक बादशाहत है उसको याद रखने के लिए, कभी साल में एक एक बार या 2 साल बाद, 4-5 साल बाद इसका कोई ना कोई ऐसे इजलास हो जाता है। कोई खास, ये कोई पावरफुल तंजीम पूरी दुनिया के नहीं है। कॉमनवेल्थ इसका नाम है। ठीक है, ये इलाकों इलाकों की पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए ये तंजीम इस तरह से बनाई गई है। तो बहरहाल, ये वो कंट्रीज के का ग्रुप है कि जो कभी भी ब्रिटिश राज में रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे हैं। तो उनका फिर एक ग्रुप बना लिया गया है। ये कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं है आजकल। ईयू, यूरोपियन यूनियन, ये एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के तकरीबन सारे कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल नहीं भी हैं, यूरोप के। 27 मेंबर कंट्रीज हैं। बेल्जियम ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। 1993 में ये बनाई गई, और इसका मकसद क्या था? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, कि मतलब कंट्रीज आपस में इतने क्लोजली रिलेटेड हो जाएं कि वो एक ही कंट्री की शक्ल इख्तियार कर लें। और यूरोपियन यूनियन के चूंकि सारे कंट्रीज पढ़े लिखे लोगों पे बेस करते हैं, एक दूसरे को खाम खा तंग ना करने वाले लोग हैं, इसलिए यूरोपियन यूनियन कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में अगर रीजनल कोऑपरेशन की कोई स्ट्रॉन्ग तंजीम है तो वो यूरोपियन यूनियन, जो एक दूसरे को तंग नहीं करते। इतने एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं ये कंट्रीज कि बेल्जियम और नेदरलैंड का जो बॉर्डर है, मतलब मैंने एक जगह पे एक वो वीडियो में देखा कि एक कैफे बना हुआ है कॉफी का, चाय का। वो कैफे नेदरलैंड में है, और उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए चेयर्स जो है वो बेल्जियम के एरिया में लगाई हुई। जरा गौर करें, और दरमियान में बॉर्डर है। और ये बॉर्डर का सिर्फ निशान है, निशान है बॉर्डर का। इसके अलावा कोई उनमें नहीं है, जो मर्जी जब चाहे इधर उधर आ जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह करके ये 27 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। उनमें से मेजॉरिटी यूरोप के कंट्रीज ये इसमें शामिल है। तो बहरहाल स्ट्रॉन्ग एक तंजीम है। आईएमएफ एक इदारा है, ये कोई कंट्रीज का ग्रुप नहीं है। ये आईएमएफ एक इदारा है जो कि बेसिकली तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर चलता है। वॉशिंगटन में, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। 190 मेंबर्स हैं इस इदारे के। दूसरे लफ्जों में, जितने मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के हैं वो सारे इसी के मेंबर्स ही हैं। मेंबर्स का मतलब ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कंट्रीज का, ये एक इदारा है, जैसे बैंक होता है। और ये कंट्रीज को पैसे देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन ये करता है। और ये 1945 में बनाया गया था, जबकि मतलब जब यूएनओ बनी, यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा, तो साथ ही ये इदारा भी बना दिया गया उसके अंडर। तो इसका मकसद क्या है कि ये गरीब मुल्कों को कर्ज देते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, और बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं। मलेशिया है या टर्की है, इन दो कंट्रीज ने भी, और भी कई कंट्रीज की एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने आईएमएफ से कर्जा लेके अपने मुल्क को संवारा है, और फिर उसके बाद कर्जा भी उतारा है और सारा कर्जा वापस कर दिया है। ठीक है, और जाहिर है कि जो आईएमएफ तो एक इदारा है ना, जो डोनर कंट्रीज हैं वो बड़े बड़े, ज्यादातर वो जो G7 वाले कंट्रीज हैं वो आईएमएफ के डोनर्स हैं। तो उनका पैसा छोटे मुल्कों को दिया जाता है कि वो
अपना अपने डेवलपमेंट वगैरह कर सकें। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में G7 के वही कंट्रीज़ हैं कि जो फिर पूरी दुनिया पे इस कर्ज़ा दे के फिर अपना इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसे देते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। फिर वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक भी इसी तरह का एक इदारा है, लेकिन वो आईएमएफ के थ्रू नहीं चलता। वर्ल्ड बैंक एक ऐसा इदारा है जो कि कर्ज नहीं देता बल्कि डोनेशंस देता है वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ही है, लेकिन वो डोनेशंस देता है। मतलब जैसा कि पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी के लिए कोई डोनेशन आ गया, पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनकी बिल्डिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए डोनेशन आ गया, तो वो फिर इस तरह से ये वर्ल्ड बैंक वो इदारा है जो इस तरह से डोनेशंस देता है, और ये 1945 में बना। फाइनेंशियल कोऑपरेशन का है, ये भी अमेरिका के अंडर ही चल रहा है मोस्टली। एडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशिया का बैंक है। ये भी एक बैंक ही की शक्ल है। एशिया में जो अमीर मुल्क हैं वो गरीब मुल्कों को पैसे दें। ये एशियन कंट्रीज की डेवलपमेंट में था कि जो इसके मतलब मेंबर कंट्रीज हैं। मेंबर कंट्रीज वही हैं जो सारे एशिया के कंट्रीज हैं, सारे इसके मेंबर हैं। 68 इसके मेंबर्स हैं। तो फिलीपीन के अंदर इसका हेड ऑफिस है। 1966 में ये बना। और जो एशिया में अमीर ममालिक हैं, जिनमें चाइना है, सिंगापुर है, मलेशिया भी है किसी हद तक, फिर उसके बाद ये जापान है, कोरिया है। ये अमीर मुल्क गरीब मुल्कों की मदद करें और उसको डोनेशंस दें, तो ये भी डोनेशंस ही देता है नॉर्मली, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। फैटफ, आपने नाम जरूर सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इदारा है असल। ये एक इदारा है। इसके मेंबर्स जो हैं वो 40 कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। लेकिन जो मेंबर्स नहीं भी हैं उनके ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस इस इदारे का जरूर है। फ्रांस के सिटी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और फैटफ वो इदारा है जो पिछले दिनों पाकिस्तान में भी वो रहा कि जी पाकिस्तान पहले ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, ग्रे लिस्ट में था, ग्रे से जो है वो वाइट लिस्ट में आना था, तो नहीं आ सका था। इस इदारे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग को कंट्रोल करता है। ये देखता है कि पूरी दुनिया में जहां पे भी जिन कंट्रीज में से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहा है, जैसा कि पाकिस्तान से बहुत जाता है, और फिर टेररिज्म के ऊपर फाइनेंसिंग हो रही है, कि मतलब टेररिज्म को पैसा भेजा जा रहा है और टेररिज्म के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है जिन कंट्रीज की तरफ से, उन कंट्रीज के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। ठीक है। फिर उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाता है। ये बेसिकली अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, उनके ये इन्फ्लुएंस में है ये इदारा। और इसकी बड़ी से है, यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है ना, वो यूरोप है, अमेरिका है। ठीक है। और यूरोप के लोगों की बहुत बाइंग पावर है। तो फिर इसलिए वो अगर किसी पे तजारती पाबंदियां यूरोप वाले लगा दें, तो उस कंट्री की तिजारत फिर नहीं हो सकती। मतलब ये है कि वो कंट्री के फिर ओवरऑल रिलेशंस भी दुनिया के साथ डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए फैटफ का भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी आ चुका है एक एक से ज्यादा बार। नैम एक तंजीम है जी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये अब एक तरह से डेड तंजीम है। 120 मेंबर्स थे इसके किसी दौर में। बेसिकली जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो उसके बाद दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक्स में दो ब्लॉक्स में डिवाइड होती चली गई। एक को अमेरिकन ब्लॉक कहा जाता था, एक को रशियन ब्लॉक कहा जाता था। ठीक है। तो कुछ कंट्रीज तो वाजे तौर पर या अमेरिकन ब्लॉक में थे या रशियन ब्लॉक में थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे कि जिन्होंने जो 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 ये समझते थे जी हम किसी भी ब्लॉक में नहीं हैं,
तो उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट बना ली। नैम उसका नाम था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक। और ये 120 मेंबर्स थे इसके। इंडोनेशिया में इसका हेड ऑफिस था, 1961 में बनी। डिटैचमेंट फ्रॉम द कोल्ड वॉर। लेकिन असल में बात ये थी, ये अब असल बात ये थी कि ये जो नैम कंट्रीज थे, ज्यादातर इनमें रशियन इन्फ्लुएंस के लोग थे। ये रशियन इन्फ्लुएंस्ड लोग, ये जो कंट्रीज थे, उन्होंने सिर्फ अपने आप को ये नेम बना के अपने आप को डिटैच इसलिए ज़ाहिरी तौर पर करना चाहा ताकि अमेरिका उनके ऊपर अग्रेशन ना कर सके। अमेरिका खामखा उनकी जड़ें ना काट सके। अमेरिका खामखा उनके ऊपर कोई नेगेटिव एक्टिविटी उनके खिलाफ ना कर सके, क्योंकि जाहिर है कि कोल्ड वॉर के दिनों में भी अमेरिका ज्यादा मजबूत था। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है जी IAEA। ये भी एक इदारा है जो अक़वाम मुत्तहिदा UNO के अंडर चलता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑस्ट्रिया वयाना में इसका हेड ऑफिस है। 1978 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। दूसरे लफ्जों में तकरीबन सारे मुल्क ही इसके मेंबर हैं। और ये 1957 में बना। इसका मकसद क्या था कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करना। मतलब जिन भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, उसको उसका पीसफुल बनाना, पीसफुल यूज करना, इसकी इसकी जो प्रायोरिटी है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर ये काम करता है। ओपेक। ओपेक है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वो ऑयल प्रोड्यूसिंग 12 कंट्रीज हैं, जिनमें मिडल ईस्ट के कंट्रीज भी हैं, अमेरिका भी है, रशिया भी है, जो कि पूरी दुनिया में इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो ऑयल की जो कीमतें हैं ना, उनको मोनोपोलाइज करते हैं। दूसरे लफ्जों में इनका मकसद ही यही है। ये जो तंजीम बनी है ना, इस तंजीम का मकसद ही यही है कि दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं, वो इनके मुताबिक रखी जाए, इनकी सोच के मुताबिक रखी जाए, इनकी प्रायोरिटीज के मुताबिक रखी जाए। इसलिए फिर वो ये इन्होंने एक अपनी तंजीम बना ली। दूसरे लफ्जों में कि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का माफिया है, जो कि कीमतों को कंट्रोल करता है। और इसमें भी ये 1960 में बनी थी। और इसमें भी अमेरिका ही की मोनोपोली है। अमेरिका ज्यादा इसको कंट्रोल करता है। और यही वो इदारा है कि जिसमें इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी तिजारत ये वाले कंट्रीज करेंगे, वो सब अमेरिकन डॉलर में करेंगे। दुनिया में अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होने का बायस ये एक बेसिक बात है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक बेसिक बात है कि दुनिया में ओवरऑल US डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अपना ऑयल बेचना होता है, तो वो दूसरे कंट्री से पेमेंट डॉलर में लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरेबिया से अगर ऑयल खरीदना है, कोई पेट्रोलियम खरीदना है, तो हम पहले डॉलर खरीदेंगे, फिर वो डॉलर रुपया दे के हम डॉलर खरीदेंगे, तो डॉलर दे के हम तेल खरीदेंगे। इसी तरह हर कंट्री करेगा। इसी से फिर डॉलर की वर्थ बढ़ती है और डॉलर का एक स्टेटस बनता है। यही वो चीज है जिसकी वजह से डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में इतना पावरफुल है, और उसी वजह से अमेरिका पावरफुल है। आगे चलते हैं। तो AI, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी एक इदारा है। ये कोई तंजीम नहीं है, बल्कि एक इदारा है, एक NGO आप समझ लें। इसके कोई मेंबर वगैरह नहीं होते। ये इदारा अपने एनालिसिस देता है। पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन होती है, उसको ये मॉनिटर करता है। ठीक है। ये जो इन दिनों में पाकिस्तान में ट्विटर, जो जिसको अब एक्स कहा जाता है, उसकी जो बंदिश हुई है और वो नहीं चल रहा, उस पे पाबंदी है, गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, सिटिंग गवर्नमेंट है। तो उस पे अभी
2 दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के का जो है ना वो आया है कि जी इसको खत्म किया जाए। ठीक है? तो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पूरी दुनिया में जो भी होती है उसमें वो ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देता है और फिर इसकी रिपोर्ट्स की बेस पे बहुत सारे डिसीजन होते हैं। यूके में इसका हेडक्वार्टर है, 1961 में ये बना था और इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। I2U2 ये भी एक नई तंजीम है, 2021 में बनी है, अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं इसको बने हुए। आई टू का मतलब है इंडिया एंड इजराइल और U2 का मतलब है यूएई एंड यूएसए। ये भी एक ग्रुप है, असल में कोई प्रॉपर तंजीम नहीं है। ये ग्रुप है जो कि इन चारों कंट्रीज का आपस में ग्रुप बना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ठीक है? दूसरे लफ्जों में यूएसए ने इंडिया और यूएई को इसराइल के करीब करने के लिए, इंडिया तो खैर पहले भी इसराइल के काफी करीब था, लेकिन यूएई को भी अब करीब किया गया है, तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ये एक तंजीम बनाई गई है जिसमें कि आपस का जो मतलब अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड ये तंजीम है। और इसमें मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपस के इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए। और यूएई यूएई इसमें जब शामिल हुआ था तो उसमें काफी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये इसराइल के साथ ही शामिल हो गया है। आगे डब्ल्यूटीओ है, ये भी एक इदारा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस के अंडर चलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में तिजारत को आसान बनाया जाए। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। 1995 में ये बना था। 164 इसके कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ज्यादातर मतलब जो वही कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में भी हैं। मकसद इसका ये है कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड करें। तो वो फ्रीली ट्रेड करें तो जाहिर है अब एक चीज दूसरे कंट्री के अंदर जाती है तो उसके ऊपर टैक्स तो होता है, लेकिन इनका ये होता है, इनकी कोशिश ये होती है कि टैक्स वो कम से कम रखें। वो फिर कंट्रीज के साथ निगोशिएट करते हैं और टैक्स को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है हर कंट्री कंट्री की अपनी अपनी जो है प्रायोरिटीज होती हैं, उसके मुताबिक ही वो चीजें चलती हैं। आगे जी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये स्विट्जरलैंड के सिटी जो है कॉलोनी में ये बनाया गया था 1971 में। ये ना कोई कंट्रीज का ग्रुप है, आप इसको भी एक एनजीओ कह सकते हैं, वर्ल्ड उसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह से, कि ये हर साल वर्ल्ड लीडर्स को बुलाता है। दुनिया के इमरान खान भी वहां पे गया था, नवाज शरीफ भी वहां पे गया था। ठीक है? वो एक तस्वीर नवाज शरीफ की एक वीडियो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो वहां पे बैठा हुआ है और पर्चियां अपनी ऐसी भी कर रहा है कि वो पता नहीं पर्चियां गुम हो गई थी जिसमें से देख के बोलना था क्या था। बिलावल भुट्टो को भी उन्होंने बुलाया था। ठीक है? इसी तरह से ये डिफरेंट ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो या तो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं या किसी न किसी तरह से डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या वो फ्यूचर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इसलिए बुलाता है उनको कि उनके ख्यालात को जाना जाए और फिर उनके ख्यालात को किसी तरह से चेंज भी किया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। दूसरे लफ्ज़ों में कि इंटरनेशनल लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो ग्लोबल एजेंडाज़ होते हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पे हों या इकोनॉमिक लेवल पे हों। ज़्यादातर तो इकोनॉमिक लेवल पे ही होते हैं ना, फिर बाकी तो पॉलिटिकल तो उसके बाद उसकी बेस पे आता है। तो उसके बारे में उनसे बातचीत करता है, उनके इंटरव्यूज़ करता है। पूरी दुनिया में इस इदारे की जो रैंकिंग है वो बहुत ऊपर है और इस इदारे के अंदर की गई बात को पूरी दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने ये सारा जो बेसिक नॉलेज है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से ये आपके सामने रखा। ये चीज़ आपको बड़ी हेल्प करेगी ओवरऑल ये समझने में कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता है, पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं। इस हवाले से अगर आप लोग कोई मज़ीद नॉलेज लेना चाहें, कुछ रिसर्च करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।